ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 7 पार्ट 19 प्रगतिशील जातीय संगठनों की रूपरेखा। आदर्श विवाह तभी संभव हो सकते हैं जब वर और कन्या दोनों पक्ष इसके लिए सहमत हों। एक पक्ष कितना ही आदर्शवादी क्यों न हो, बिना दूसरा पक्ष अपने अनुकूल मिले इन विचारों को कार्यान्वित न कर सकेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि कोई ऐसा तंत्र खड़ा किया जाए जिसके माध्यम से एक समान विचार और आदर्शों के लोगों को ढूंढने की सुविधा मिल सके। यह प्रयोजन प्रगतिशील जातियों के संगठनों के माध्यम से ही पूरा हो सकता है। अत्यधिक उत्साही लोग यह भी सोच कर सकते हैं कि अपनी जाति को छोड़कर अन्य जातियों में अपने विचार के लोगों के साथ विवाह क्यों न आरंभ किया जाए। आदर्श के लिए यह विचार उत्तम है, ऊंचे घर के लोगों के लिए संभव भी है, पर भारतवर्ष की वर्तमान स्थिति में सर्वसाधारण के लिए इतना बड़ा कदम उठा लेने के बाद जो कठिनाइयां उपस्थित होती हैं, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत योजना अखंड ज्योति परिवार के लोगों को ध्यान में रखते हुए आरंभ की गई है। उनकी स्थिति हमें विदित है, इसलिए उन्हें अभी मितव्ययी विवाह के लिए ही जोर दे सकना उचित है। उन जातियों के बंधन शिथिल करने के लिए ही उन्हें कहा जा सकता है जिनमें अधिक साहस हो। वे जाति पाति की परवाह किए बिना भी विवाह करें, पर जो एक बार भी उतना न कर सकेंगे वे अपनी जातियों में संबंध करने को उत्सुक होंगे। उनका काम इतने साहस से भी कहा जाएगा। रूढ़िग्रसित समाज में आर्थिक सुधार ही सफल हो सकते हैं। अत्यधिक उत्साह आदर्शवाद की वृद्धि से प्रशंसनीय हो सकता है, पर समय से पूर्व उठाए गए कदमों के असफल होने की ही संभावना ज्यादा रहती है। जातीय संगठनों के वर्तमान स्वरूप और जाति पाति से उत्पन्न होने वाली बुराइयों को ध्यान में रखते हुए तत्काल तो कोई भी विचारशील व्यक्ति इस प्रकार के प्रयत्नों का विरोध नहीं करेगा। जब उसे हमारे प्रयोजनों का पता चलेगा और वस्तुस्थिति पर विचार करेगा तो उसे उसकी सामयिक उपयोगिता एवं आवश्यकता का महत्व भी स्वीकार करना पड़ेगा। कुएं में गिरना एक बात है और कुएं में गिरे हुए को निकालने के लिए कुएं में घुसना दूसरी बात है। जातिवाद की संकीर्णता से लड़ने के लिए और उस बुराई का उन्मूलन करने के लिए बनाए गए जाति संगठन लहर एक जैसे दिख पड़ते हैं, पर वस्तुतः उनमें कुएं में गिरने वाले और निकालने के लिए उतरने वाले की तरह जमीन आसमान का अंतर है। हम संकीर्णता फैलाने के लिए नहीं, वरन उसके उन्मूलन के लिए जाति संगठन बना रहे हैं। अस्तु इसका परिणाम भी हमारी भावना के अनुरूप ही होगा। अखंड ज्योति परिवार के लिए लोग अपने जाति संगठन बनाने और उनके द्वारा आदर्श विचारों का प्रयोजन पूरा करने का प्रयत्न करें। इन संगठनों को अधिक सहायक बनाकर हम सामाजिक क्रांति की एक भारी आवश्यकता को पूरा भी कर सकते हैं। नंबर 1, संगठनों का नामकरण। इन जातीय संगठनों का निर्माण प्रगतिशीलता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। आज जातिवाद जिन कारणों से बदनाम है उन्हें हटाना अपना उद्देश्य है। संकीर्णता, वंशगत अहंकार,
अपनी जाति वालों के साथ पक्षपात, अपने वर्ग में प्रचलित रूढ़ियों का अंध समर्थन जैसे कारणों से जातिवाद बदनाम हुआ है। हमें इन बातों से तनिक भी लगाव नहीं। अपना उद्देश्य तो जिस क्षेत्र में अपना अधिक परिचय, अधिक प्रभाव एवं अधिक संबंध रहता है उसे अधिक सुविकसित, सुसंस्कृत एवं प्रगतिशील बनाना है। इसलिए अपने द्वारा संगठित सभाओं के साथ अनिवार्यतः प्रगतिशील शब्द जुड़ा रहना चाहिए, ताकि अपने उद्देश्यों की प्राथमिकता और पुराने ढंग की जाति सभाओं से अपनी भिन्नता सिद्ध कर सकें। नंबर 2, उपजातियों के प्रथम संगठन। प्रगतिशील भटनागर सभा, प्रगतिशील श्रीवास्तव सभा, प्रगतिशील सक्सेना सभा जैसे छोटे संगठन अलग अलग से बने, लेकिन वे अंततः प्रगतिशील कायस्थ सभा के अंतर्गत रहेंगे। इसी प्रकार अन्य जातियों के भी उपजातियों के अलग अलग संगठन होने चाहिए, ताकि उसी समुदाय के अंतर्गत विवाह करने वाले या उसे छोड़कर अन्यों में करने वाले लोगों को विवाह संबंध करने में सुविधा रह सके। उपजातियों के यह पृथक पृथक संगठन अंततः अपनी मूल जाति के केंद्रीय संगठन के अंतर्गत रहेंगे। आरंभिक संगठन उपजातियों के द्वारा शुरू करने चाहिए और पीछे उन सब प्रतिनिधियों को लेकर एक मूल जाति की प्रगतिशील सभा गठित कर लेनी चाहिए, जैसे ब्राह्मणों की सनाड्य, गौड़, कान्यकुब्ज, सरयू पारीण, सारस्वत, औदिच्य, श्रीमाली, गौतम आदि उपजातियों की अलग अलग सभाएं बन गई तो उनके दो दो प्रतिनिधि लेकर एक केंद्रीय प्रगतिशील ब्राह्मण सभा बना दी जाएगी। नंबर 3, सदस्यता की शर्तें। इन संगठनों के सदस्यों की भर्ती सामाजिक सुधारों को, विशेषतया विवाहों में होने वाले अपव्यय को रोकने के प्रति आस्थावान होने की शर्त पर की जानी चाहिए। भले ही 24 सूत्रीय आदर्श विवाहों की रूपरेखा को वे आज पूरी तरह कार्यान्वित करने की स्थिति में न हो, पर विचारों की दृष्टि से तो उनके औचित्य को पूर्णतया मानना ही चाहिए और अवसर आने पर समर्थन भी उन्हीं बातों का करना चाहिए। 24 सूत्रों में से कोई पूरी तरह न निभ सके तो उसे अपनी कमजोरी ही मानना चाहिए और उसके लिए दुख एवं लज्जा अनुभव करनी चाहिए। इस दुर्बलता का उन्हें समर्थन तो कदापि न करना चाहिए। ऐसे आस्थावान व्यक्तियों की सहमति प्रतिज्ञा का एक फॉर्म होगा, जिस पर सदस्य गण अपने हस्ताक्षर करेंगे। इन हस्ताक्षरकर्ताओं के प्रार्थना पत्र क्षेत्रीय संगठन द्वारा स्वीकार किए जाने पर उन्हें सदस्य घोषित किया जाएगा और उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अवांछनीय व्यक्तियों के सदस्यता पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। पीछे भी कभी कोई सदस्य संगठन को कलंकित करने वाले काम करता पाया गया तो उसकी सदस्यता क्षेत्रीय संगठन की सिफारिश पर केंद्रीय संगठन रद्द कर देगा। सदस्यता की कोई फीस नहीं होगी। वयस्क नर नारी सभा का सदस्य बन सकता है। नंबर 4, कार्य का आरंभ। यह प्रगतिशील जाति सभाओं का संगठन कार्य अखंड ज्योति परिवार के सदस्यों द्वारा आरंभ किया जा रहा है। इसलिए प्रेरक सदस्यों की तरह आरंभ में वे ही अपनी अपनी उपजाति का क्षेत्रीय संगठन बना लें। क्षेत्र की परिधि साधारणतया 50-50 मील चारों ओर होनी चाहिए। 100 मील लंबे और 100 मील चौड़े क्षेत्र में भी
सैकड़ों गांव कस्बे होते हैं। उतने क्षेत्र को ठीक तरह संगठित कर सकना भी कठिन नहीं है। इसलिए आरंभ में भले ही यह क्षेत्र अधिक विस्तृत हो, पर अंत में इनका कार्यक्षेत्र उतना ही बड़ा रहना चाहिए जितने में कि कार्यकर्ता गण आसानी से आपस में मिलते जुलते रह सके। इस दृष्टि से 100 मील की लंबाई चौड़ाई का क्षेत्र पर्याप्त है। विशेष परिस्थिति होने पर ही उसे घटाया बढ़ाया जाए। अखंड ज्योति सदस्यों के यह उपजातियों के आधार पर क्षेत्रीय संगठन तुरंत बन जाने चाहिए। इसके लिए कुछ अधिक सेवाभावी व्यक्तियों को आगे आना चाहिए और इन सब सदस्यों से मिलकर उन्हें मीटिंग के लिए आमंत्रित करना चाहिए। सब लोग इकट्ठे होकर अपनी अपनी सदस्यता को नियमित कर लें। 10 व्यक्तियों की कार्य समिति गठित करने और प्रधानमंत्री तथा कोषाध्यक्ष चुन लें। युग निर्माण केंद्रों में 5 व्यक्तियों की कार्य समिति होती है और एक शाखा संचालक ही पदाधिकारी रहता है, पर इन जाति संगठनों में उपरोक्त 3 पदाधिकारी और 10 सदस्य रहने चाहिए, क्योंकि इनका कार्यक्षेत्र बड़ा है। नंबर 5, क्षेत्रीय संगठनों का विस्तार। यह प्रारंभिक गठन हो जाने के बाद इन प्रेरक सदस्यों को अपने अपने कार्यक्षेत्र में सदस्य बनाने के लिए छोटी छोटी मित्र मंडलियों के रूप में नए सदस्य भर्ती करने निकल पड़ना चाहिए। जिन गांवों में कम से कम 5 सदस्य भी बन जाएं, वहां ग्राम सभाएं बना दी जाएं। प्रयत्न यह होना चाहिए कि जहां भी जिस उपजातियों के लोग हों, उनकी एक एक ग्राम सभा वहां गठित रहे। क्षेत्रीय सभाओं के अंतर्गत जितनी ग्राम सभाएं होंगी वह उतनी ही सफल मानी जाएंगी और उनकी गतिविधियां उतनी ही बढ़ सकेंगी। इसलिए क्षेत्रीय संगठनों के कार्यकर्ताओं को दौरा करके अपना कार्यक्षेत्र सुगठित कर लेने के लिए तत्परता पूर्वक लग जाना ही पड़ेगा। नंबर 6, संगठनकर्ता की आवश्यकता। अच्छा यही हो कि क्षेत्रीय प्रचार के लिए कम से कम एक वैतनिक या अवैतनिक पूरे समय का कार्यकर्ता नियत हो। वह अपना पूरा समय उसी कार्य के लिए लगाता रहे। अपने साथ 1-2 सक्रिय प्रभावशाली सदस्यों को लेकर वह जनसंपर्क के लिए प्रयत्न करता रहे। लोगों को इकट्ठा करने, समझाने तथा प्रभावित करने का गुण कार्यकर्ता में अवश्य होना चाहिए। संकोची, दब्बू प्रकृति के या आलसी व्यक्ति इस कार्य को ठीक तरह नहीं कर सकते। इसलिए संगठनकर्ता नियत करते समय यह बातें देख लेनी चाहिए। क्षेत्रीय शाखा का एक कार्यालय नियत होना चाहिए। यथासंभव उसे प्रधान या मंत्री के निकट होना चाहिए। किसी उदार व्यक्ति का एक कमरा इस कार्य के लिए प्राप्त करना चाहिए। इसमें दफ्तर तथा सदस्यों के विचार विनिमय कर सकने जैसी गुंजाइश होनी चाहिए। जहां संगठनकर्ता की नियुक्ति संभव न हो, वहां क्षेत्रीय संगठन के सदस्य गण स्वयं ही थोड़ा थोड़ा समय देकर वह कार्य करते रहें। कोई भी उपाय क्यों न हो, इस कार्य में समय की नितांत आवश्यकता है, सो लगाने के लिए किसी न किसी प्रकार व्यवस्था बननी ही चाहिए। नंबर 7, दोनों कार्यक्रम एक दूसरे से पूरक। युग निर्माण केंद्रों और इन जातीय संगठनों में कोई प्रतिद्वंदिता या भिन्नता नहीं होनी चाहिए। वस्तुतः दोनों को एक ही समझना चाहिए। यह भिन्नता
केवल विवाह शादियों की सुविधा की दृष्टि से की गई हैं। सो हर जगह इन जाति संगठनों को अपना सम्मिलित स्वरूप युग निर्माण शाखाओं के रूप में भी रखना चाहिए। एक व्यक्ति उन दो संगठनों का सदस्य आसानी से रह सकता है जो परस्पर एक दूसरे के पूरक है। इस प्रकार युग निर्माण योजना के सदस्यों को दो उत्तरदायित्व वहन करने पड़ेंगे। एक, सभी जाति धर्मों का सम्मिलित युग निर्माण आंदोलन चलाने का। दूसरा, समाज सुधार के लिए अपने व्यक्तिगत प्रभाव क्षेत्र में जाति की ओर ध्यान देने का। इनमें परस्पर कोई भिन्नता या झंझट नहीं, वरन एक दूसरे के पूरक है। रोटी खाना और पानी पीना देखने में दो अलग प्रकार के काम है, उनका दृश्य स्वरूप भी भिन्न प्रकार का है, पर वस्तुतः वे दोनों एक दूसरे के पूरक है। इसलिए किसी रोटी खाने वाले को पानी पीना कोई अलग काम या भिन्न प्रकार का झंझट मालूम नहीं पड़ता। इसी प्रकार युग निर्माण आंदोलन और जाति संगठनों में बाहर से देखने का ही अंतर है। वस्तुतः युग निर्माण की सामाजिक क्रांति योजना का एक पहलू या मोर्चा भर जातीय संगठन है। अस्तु, हर जगह इस प्रकार का खांचा मिलाया जाना चाहिए कि दोनों कार्य एक ही साथ चलते रहें। प्रत्येक कार्यकर्ता दोनों का कार्य करता रहे, यह दोनों आपस में टकराते नहीं। दूहरा झंझट तभी तक मालूम पड़ेगा जब तक उसे व्यवहार में न लाया जाए। जो उसे कार्यान्वित करेंगे वे देखेंगे कि युग निर्माण योजना की शत सूत्री योजना का जाति संगठन भी एक अंग मात्र है। जिस प्रकार प्रौढ़ पाठशाला, पुस्तकालय, वृक्षारोपण, हवन आदि में एक ही व्यक्ति कई प्रवृत्तियों में एक साथ भाग लेता रहता है, उसी प्रकार यह दोनों कार्यक्रम एक साथ चलाए जा सकने में पूर्णतया सरल एवं शक्य हैं। नंबर 8, विवाह योग्य लड़की लड़कों की जानकारी। संगठन बन जाने पर उसका प्रथम कार्य प्रगतिशील लोगों के लड़के लड़कियों की जानकारी क्षेत्रीय दफ्तर में एकत्रित करना है। प्रत्येक ग्राम सभा अपने यहाँ से इस प्रकार की सूचना संग्रह करके क्षेत्रीय कार्यालयों में भेजा करेगी। जो लोग आदर्श विवाह करने के लिए सहमत हों, उन्हीं की जानकारियां संग्रह की जाएं, क्योंकि यह सारा प्रयत्न ही आदर्श विवाहों के प्रचलन के लिए किया गया है। जिन्हें पुराने ढर्रे के देन दहेज और ठाट बाट के विवाह करने हैं, वे अपने आप अपने ढंग से लड़की लड़के ढूंढते रहते हैं। हमें तो उन लोगों की सुविधा की दृष्टि से इतना बड़ा यह ढांचा खड़ा करना पड़ रहा है जो आदर्श विवाहों के इच्छुक हों। उनको अपने ही विचारों एवं आदर्श वाले संबंधी मिल सके, यही हमारा उद्देश्य रहना चाहिए। ऐसी सूचनाएं एक क्षेत्र के एक ही दफ्तर में रह सकती हैं। उस क्षेत्र की सभी उपजातियों या जातियों की सूचनाएं अलग अलग फाइलों में एक ही दफ्तर में एकत्रित रह सकती हैं। सभी जातियों का एक ही दफ्तर रह सकता है। इसी प्रकार संगठनकर्ता भी एक ही सब जातियों के लिए काम दे सकता है। क्षेत्रीय प्रगतिशील जातीय सभा कार्यालय आरंभ में एक ही रखना होगा। पीछे जब काम का बहुत विस्तार हो तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि 4 वर्णों के अलग अलग कार्यालय बांटे जा सकते हैं, और यदि काम बहुत बढ़ जाए तो उपजातियों के लिए भी अलग दफ्तर की आवश्यकता पूरी की जा सकती है। पर आरंभ में एक ही संगठनकर्ता की नियुक्ति करना उचित
रहेगा। नंबर 9, प्रचार साधन और सुविधाएं। आदर्श विवाहों की आवश्यकता, उपयोगिता एवं रूपरेखा समझने के लिए व्यापक प्रचार की आवश्यकता होगी। इन विचारों से जब तक लोगों को प्रभावित न किया जाएगा तब तक वे उससे सहमत न होंगे और वैसा करने के लिए साहस न कर सकेंगे। इसलिए छोटी छोटी पुस्तिकाएं पढ़ना, भजन गायन, चित्र प्रदर्शनी, कवि सम्मेलन, सभा सम्मेलन, गोष्ठियां आदि के छोटे छोटे आयोजन आदि माध्यमों से लोगों में आदर्श विवाहों की भावना, आकांक्षा एवं हिम्मत पैदा करनी चाहिए। वैसे जोड़े ढूंढने में अधिक व्यक्तियों की सहायता की जानी चाहिए। उत्सव का रूप प्रभावशाली एवं आकर्षक कैसे बने, उसकी व्यवस्था बनाने में सहयोग होना चाहिए तथा जहां भी ऐसे विवाह हों उनका प्रचार दूर दूर तक करने के लिए प्रयत्न होना चाहिए। यह सुविधाएं प्रस्तुत करना क्षेत्रीय संगठन का काम है। इन प्रयत्नों से ही उत्साह उत्पन्न होगा और उत्साह सामूहिक कार्यक्रमों की प्रगति का मूलभूत आधार होता है। नंबर 10, आंदोलन का खर्च। हर आंदोलन कुछ खर्च चाहता है। पैसे के बिना कोई भी काम, संस्थाएं भी अपना काम ठीक नहीं कर पाती। जातीय संगठनों का कार्य और आदर्श विवाहों की योजना भी व्यय साध्य है। संगठनकर्ता, दफ्तर, पत्र व्यवहार, मार्ग व्यय, प्रचार आदि सभी कार्यों के लिए तो पैसा चाहिए। इसकी पूर्ति हमें निष्ठावान सदस्यों से मासिक चंदे के रूप में करना चाहिए। युग निर्माण योजना के सदस्यों को अपनी आय का एक अंश सामाजिक पुनरुत्थान के लिए अनिवार्य रूप से निकालना होगा। भावनाशील लोगों से यह आशा की जाती है कि वे अपने हृदय की विशालता और उच्च आदर्शवादिता के अनुरूप समय ही नहीं, धन भी उदारता पूर्वक देंगे। मासिक चंदा हर सक्रिय कार्यकर्ता को देना चाहिए। इसका आरंभ अपने लोगों से ही होगा। बाहर के नए लोगों से आरंभ में ही चंदा मांगने लगने से वे बिदक जाते हैं। जो जितना आस्थावान बनता जाएगा उससे उसी अनुपात से आर्थिक सहयोग की भी आशा की जा सकेगी। संपन्न एवं दानी लोगों से जो सक्रिय कार्य नहीं कर सकते पर पैसा दे सकते हैं उनसे लेना चाहिए। किन्हीं दानी उदार सज्जनों से इन कार्यों के लिए कोई स्थायी जमीन जायदाद मिल सके तो उसके लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। धर्मशालाओं की खाली इमारतें संगठन के कार्यालय का काम देने योग्य मिल सके तो उन्हें लेने का भी प्रयास करना चाहिए ताकि मकान संबंधी आवश्यकता की पूर्ति बिना खर्च के भी हो सके। धर्मघट रखकर प्रतिदिन एक मुट्ठी अन्न या धर्म पेटी रखकर कुछ पैसे लेने वाला क्रम भी जहां जम सके वहां अवश्य जमाना चाहिए। नंबर 11, वार्षिकोत्सव। संगठनों में चेतना और सक्रियता बने रहने के लिए यह आवश्यक है कि उस तरह के विचारों के लोगों का परस्पर सम्मिलन होता रहे। उत्सवों के द्वारा प्रत्येक चेतना को नव जीवन तथा प्रोत्साहन प्राप्त होता है। बड़े उत्सव खर्चीले होते हैं किंतु छोटे छोटे आयोजन तो आसानी से हो सकते हैं। जातीय संगठनों के मेले आयोजित करने की बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदर्श विवाहों की पृष्ठभूमि रूपी उन सम्मेलनों में सामूहिक विवाह होने की प्रथा चल पड़े तो और भी उत्तम रहे।
इन उत्सवों को गायत्री यज्ञ का रूप दिया जाना चाहिए। यज्ञ से उत्पन्न की शोभा सज्जा ही नहीं, भावनात्मक धार्मिक वातावरण भी बनता है और शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक कई प्रकार के लाभ भी होते हैं। सामूहिक यज्ञोपवीत, संस्कार, मुंडन आदि भी उस अवसर पर हो सकते हैं। प्रचार के लिए तो यह एक प्रभावशाली माध्यम है ही। इन यज्ञों में कुछ लोग विधिवत वानप्रस्थ लेकर समाज सेवा के लिए अपना जीवन उत्सर्ग किया करें, ऐसी चेष्टा भी करते रहना चाहिए। जिस जाति का सम्मेलन हो उसके लोगों को तो आना ही चाहिए, पर साथ ही अन्य जातियों के लोगों को भी बुलाया जाना आवश्यक है ताकि वे भी उसके अनुकरण की प्रेरणा ले सके। निश्चित ही युग निर्माण योजना का उद्देश्य व्यक्ति, परिवार और समाज की ऐसी अभिनव रचना करते हैं जिसमें मानवीय आदर्शों का अनुसरण करते हुए सब लोग प्रगति, समृद्धि और शांति की ओर अग्रसर हो सके। मानव जीवन को वैयक्तिक एवं सामूहिक रूप में दुर्भावना एवं दुष्प्रवृत्तियों ने ही नरकमय बना रखा है। इस स्थिति को बदलना होगा और ऐसा प्रयत्न करना होगा कि इस अंधकार के स्थान पर नया प्रकाश प्रतिष्ठित हो सके। सद्भावनाओं और सत्प्रवृत्तियों की अभिवृद्धि ही उज्जवल भविष्य की संभावनाएं प्रशस्त कर सकती हैं। इसलिए हमें इन दोनों को बढ़ाने के लिए सभी संभव उपायों का अवलंबन करना चाहिए। हम गुण, कर्म, स्वभाव की दृष्टि से उत्कृष्ट एवं आदर्श मानव बन सकें तो ही वे परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जिनमें अपनी और दूसरों की सुख शांति की सुरक्षा संभव हो सके। दूसरे क्षेत्रों में आर्थिक, राजनीतिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक एवं अन्य प्रगतियों के लिए विविध प्रयत्न किए जाते हैं। वे स्वागत योग्य हैं, पर व्यक्तियों के दृष्टिकोण को आदर्शवादिता की ओर उन्मुख करने के लिए नहीं के बराबर ध्यान दिया जा रहा है। जो हो रहा है उसमें दिखावा अधिक और तथ्य कम है। आवश्यकता इस बात की है कि मनुष्य को आदर्शवादिता को अपनाने के लिए सदाचार, संयम, उदारता, सज्जनता जैसे सद्गुणों का विकास करने के लिए, लोक मंगल के लिए, त्याग बलिदान का आदर्श प्रस्तुत करने के लिए ऐसी प्रेरणा दी जाए जिससे उसकी वर्तमान हेय मनोदशा में आमूल चूल परिवर्तन हो सके। इसी प्रयास का आरंभ अखंड ज्योति परिवार के सदस्यों ने अपने छोटे क्षेत्र से कर दिया है। बड़े लोगों की बड़ी योजनाएं इस दिशा में बने और वे व्यापक रूप से कार्यान्वित की जाएं, आवश्यकता तो इसी बात की है। पर जब तक समाज के कर्णधारों एवं शक्तिशाली पुरुषों की अभिरुचि इस ओर उत्पन्न नहीं होती, तब तक भावनाशील लोगों के लिए निष्क्रिय बैठे रहना उचित न होगा। इससे हम लोगों ने अपने छोटे से परिवार से यह कार्यक्रम आरंभ कर दिया है। यह पंक्तियां लिखे जाते समय इस परिवार के प्रमुख और सहायक सदस्यों को मिलाकर 24 लाख के लगभग संख्या हो जाती है। इतनी जनसंख्या अपने वैयक्तिक एवं सामूहिक जीवन में नवनिर्माण की रचनात्मक योजना अपना लें तो उसका कुछ न कुछ प्रभाव शेष समाज पर भी पड़ेगा। इसी आशा से उपरयुक्त वर्णित योजनाएं प्रस्तुत की गई हैं। प्रसन्नता की बात है कि यह आशाजनक गति से उत्साहवर्धक प्रगति करती चली जा रही है। मानव समाज के पुनरुत्थान में एक छोटा सा प्रयत्न पंचवर्षीय योजना तैयार की गई है, जिसके आधार पर कार्यक्रम चलाते रहने से वह समय शीघ्र ही आ पहुंचेगा जिसके लिए युग निर्माण आंदोलन खड़ा किया गया है। पाठ
19 समाप्त।